है बल होता है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर और हमारे नाम के अंदर भी बल होता है। इसलिए नाम वो रखो जिसमें से वो पॉजिटिव ऑरा निकलती रहे और वो चमकती रहे और सामने वाला झुक जाए कि ऐसा नाम बड़ा पावरफुल है, ऐसा खानदान बड़ा पावरफुल है, तो इससे पीछे हट जाओ। इसलिए नाम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसके अंदर आपके संस्कार आ जाते हैं, उसके अंदर आपके खानदान के संस्कार आ जाते हैं, उसको लगाने से आपकी वेटेज बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा मत लगा लेना कि जिससे उस नाम में कहीं ऐसा लगे कि मैं इसकी तो गर्दन ही दबा दूंगा। कई बार बहुत तगड़े अच्छे आदमी होते हैं और उनके नाम के आगे ई लगा होता है। अब ई में तो फिर फीमेल नाम आ जाता है थोड़ा, वो सोचते हैं ये आदमी तो 6 फुट का है और इसके नाम के आगे ई लगा हुआ है, तो धक्का मार के आपको निकल जाएगा। और अगर आपके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह, तो दूसरा कांपेगा। सिंह लगाने की प्रथा का कारण यही था, क्योंकि उस समय भी इन चीजों की रिसर्च होती थी। उस रिसर्च के पीछे का कारण है कि आप अपने नामों के आगे अपनी ज्ञान को जरूर लगाइए, जो भी आपके पास ज्ञान है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आप पीछे लगा दीजिए अंकशास्त्री, आगे भी अंकशास्त्री लगा सकते हैं। उसके लगाने से आपके अंदर सामने वाले इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके नाम से ही इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप ज्योतिष के आचार्य हैं तो ज्योतिष लगा दें, पॉमिस्ट है तो पॉमिस्ट जी का लगा दें, तो इससे आपको हर जगह पे इज्जत मिलेगी, पूरी दुनिया के अंदर इज्जत मिलेगी। आपको ट्रेन में कहीं जगह नहीं मिलती है और आपने बोल दिया भाई साहब आपकी ये छोटी वाली उंगली है ना, ये बहुत छोटी है और इससे ना आपके वैवाहिक में दिक्कत आएगी, कहते बैठो बैठो, आओ बैठो बैठो, वो बिठा लेगा आपको और फिर अगले स्टेशन पे चाय भी पिलाएगा आपको और फिर अपनी सीट भी छोड़ देगा। इसलिए ज्ञान में बड़ी शक्ति है। ज्ञानी पिछले कर्मों के फल से बना जाता है। बिल्कुल। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस समागम को, इस सम्मेलन को, इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत अच्छे जोशी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोल लेंगे। हाँ सर, कुछ टिप्स दे दीजिए जी। लंच के बाद इनका कार्यक्रम जारी रहेगा। किस तरह की टिप्स तुम बताइए, आप कुछ भी पूछने के लिए फ्री है, कैसे भी टिप्स चाहिए मैं जरूर दूंगा आपको। सर बकरी ग्रह के बारे में बताइए। ठीक है। बकरी ग्रह, कोई भी ग्रह वैसे बकरी होता नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी एक्सिस पे घूमता है और जब सूर्य अपनी एक्सिस पे घूमेगा तो उसकी ग्रेविटी से सारे ग्रह मूव करते हैं। आप इसको बड़े टेक्निकल तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैं सूर्य हूं और ये मेरी ग्रेविटी है इस तरीके से, अब सूर्य का घूमने का सिद्धांत यही है और उस तरीके से वो सभी ग्रहों को घुमाता रहता है। लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, लेकिन सूर्य ऐसे ऐसे घूमता है ऊपर नीचे, इसलिए ग्रह ऐसे नहीं घूमते, ये आपको तस्वीर में दिखाई देते हैं ऐसे। जब हम फोटो लेते हैं तो फ्रंट एलिवेशन दिखाई देता है आपको, लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही है सूर्य के, पृथ्वी ऐसे घूमती है। जैसे ये कैमरा है, ये समझ लो सूर्य है, तो पृथ्वी यहां से शुरुआत करेगी, ऊपर जाएगी सूर्य के 180 डिग्री ऊपर जाएगी, फिर 180 डिग्री नीचे जाएगी। जब 180 डिग्री ऊपर जाती है तो उत्तरायण, और जब 180 डिग्री नीचे आती है तो ये ऐसे सभी ग्रह इस तरीके से घूमते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, चलते अपने सर्कल में हैं, सभी अपने सर्कल में चलते हैं। कोई सूर्य के, मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं तो किसी प्लेनेट की हिम्मत नहीं हो ऐसे चला जाए, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी से ही चल रहे हैं। अब सुनिए, एक मिनट इधर आइए, इधर खड़े हुई आप। हम 2 प्लेनेट हैं, समझो, मैं सूर्य हूं
ये पृथ्वी है, ऐसे चल रहे हैं दोनों। अब हम दोनों एक ही राउंड में घूमेंगे दोनों, आप भी ऐसे घूमेंगे और मैं भी ऐसे घूमूंगा, घूमिए। अब हम क्या है एक दूसरे से, ना तो ये मुझे देख पा रहे हैं ना मैं इनको देख पा रहा हूं। मैं जब यहां से ऐसे चला तो ऐसे लग रहा है मैं उल्टा जा रहा हूं, और मैं इनको ऐसे देखूंगा तो इनको लगेगा ये उल्टे जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं। अब चलती है, आगे चलिए। ये एक पॉइंट आ गया, वो ऐसे ऐसे करिए, ये एक पॉइंट आया 180 डिग्री के आसपास, और अब मैं यहां से ऐसे घूमूंगा, ये ऐसे घूमेंगे इधर। अब देखिए सामने आ गए, अब मार्गी हो गए। अब हम बहुत देर तक मार्गी चलेंगे ऐसे ही, और एक खास पॉइंट आ गया, फिर हम उल्टे होने शुरू हो गए। ऐसे ग्रहों का एक फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम पर पंचांग कैलकुलेशन वाले को पता होता है कि इतने डिग्री पर सूर्य जब यहां होगा तो ये वाला ग्रह इससे 6, 7, 8 में भाग पे होगा, तो उस राइट टाइम से वो वक्री हो जाएगा, क्योंकि वो दिखाई देता है ऐसे कि अब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आप ऐसे चलिए, अब मुझे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब ये राइट टाइम आप घूमिए, अब मुझे ये मार्गी दिखाई दे रहे हैं, मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ग्रहों का मूवमेंट होता है, ये इसका साइंटिफिक लॉजिक है। एक चीज जी बताइए सर, ये विपरीत राजयोग मेथडों को आप काउंट करते हैं या क्या? ठीक है, विपरीत राजयोग ज्योतिषीय आकलन में तो ये होता है, कोई ग्रह 6, 8, 12 में हो, पाप प्रभाव में हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में विपरीत राजयोग कैसे बनता है, ये पाराशर जी ने कैसे भापा इसको, ये मेन मुद्दे की बात है, ठीक है ना। इसको समझिए कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। मैं एक आदमी हूं और क्रिमिनल माइंड है मेरा। मैं रोज एक बनिए की दुकान पे जाता हूं और रोज उससे फ्री में ब्रेड, अंडे सब कुछ लेता हूं, और उसको पैसा नहीं देता। डेली यही काम है मेरा। उसकी दुकान खाली कर दी मैंने। अब मैंने कहा, लाला जी ने कहा कि देखो रावत जी, मेरे पास तो अब रहा नहीं। उसने कहा ऐसा करो, दूसरे से लाके दो उधार। लाला जी ने सोचा कि अब तो हम मर रहे, कर्ज में डूब गए, इस क्रिमिनल आदमी को कुछ कर नहीं सकते। सेठानी ने कहा भाई आत्महत्या करेंगे, उससे पहले बेटर है कि एक दिन इस क्रिमिनल को दुकान में पकड़ लेते हैं, या तो ये मार देगा हमें या हम इसको मार देते हैं। यानी जब आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि या भूखे मर रहे हैं आप, उस समय आपको लगता है या तो मरूंगा या मारूंगा। जब इस सिचुएशन पर आदमी पहुंचता है तो विपरीत राजयोग की सृष्टि होती है, और उस समय फिर उसने मुझे पकड़ लिया और लेके 200 ग्राम का 500 ग्राम का बट्टा मेरे सिर में मारा और पकड़ लिया। फिर मेरी वाइफ को बोला कि पहले सारे मेरे लाखों रुपए दे के जाओ तो छुड़ा के लेके जाओ, और बिन ब्याज लेके जाओ, नहीं तो मारेंगे इसको। तो आपको सारा पैसा भी मिल गया, आपकी दुकान भी भर गई, और आपको डबल ब्याज भी मिल गया, और आप दोबारा से अच्छे भले चंगे हो गए। तो विपरीत राजयोग में कोई ग्रह इतना कमजोर हो जाता है, वो ये सोच लेता है कि अब मैं मरने वाला तो हूं, बस एक बार आजमा के देख लूं कि बैंक लूट के देख लूं, क्या पता पैसा मिल ही जाए। तो ऐसी सिचुएशन हर आदमी के जीवन में आती है। कभी कभी ग्रह इतना 6, 8, 12 में कमजोर हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि अब तो बस मरना, अब बचा नहीं जाता, इतना कर्जा हो गया, अब क्या किया जाए। और उसकी ग्रह बदलते विपरीत राजयोग में फिर उसके पास इतना पैसा आता है, लॉटरी निकलती है, शेयर बाजार में दिन दूनी रात चौगनी, विपरीत राजयोग में पैसा आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से विपरीत राजयोग काम करता है। मेरा सर प्रश्न ये था कि तीसरा घर भी देखते हैं या नहीं? 3, 6, 8, 12 ये तो है ही। इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण में भी विपरीत राजयोग बनता है। जैसे कि कर्क लगन हो, और कर्क लगन में बुध 12वें भाव पर तीसरे भाव का स्वामी हो जाएगा,
और पंचम भाव में पाप प्रभाव में बैठा हो, अपनी एक राशि से तीसरे, एक राशि से छठे और पाप प्रभाव में आ जाए, तो बुद्ध की दशा में भी आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, तो वहां पर भी हो सकता है। 6 और 3 एंटी नंबर्स होते हैं, मूल्यांक और भाग्यांक। देखिए, इसके लिए तो ज्यादा तो अश्विनी जी बताएंगे, मेरी इस पर बहुत ज्यादा शोध है, न्यूमरोलॉजी पर भी, पर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। मैं प्रैक्टिस दो चीजों की करता हूं, वास्तुशास्त्र और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो इसलिए करता हूं कि इनमें मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जो लिखा है वो बोल दो। हस्तरेखा भी मैं बहुत अच्छा देख लेता हूं, ऐसा नहीं है कि हस्तरेखा जब पढ़ाता हूं, किताब लिखी है तो अनुभव भी है, लेकिन देखता नहीं। तो इसके अंदर 3 और 6 ज्योतिष के अंदर ये एक दूसरे के एंटी हैं, ध्रुव विरोधी, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ध्रुव विरोधी है नहीं है, कई जगह पर नहीं है। क्यों ने माना है बादनारायण, कई लोगों ने उनको ध्रुव विरोधी नहीं माना। तो ऐसा होता है कि कई बार जो अंकों की मित्रता है न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में, दोनों में फर्क है, लेकिन वैसे इनके एनवायरनमेंट को अगर देखा जाए, साइंटिफिकली एनवायरनमेंट को देखा जाए, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जी सर, एक क्वेश्चन आता है सर कि जो भी बच्चा है, जातक है, वो माँ बाप के कर्म या एंसेस्टर के कर्म को भोगता है, ठीक है। अगर एंसेस्टर के कर्म को, माँ बाप के कर्म को बच्चा भोगता है, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐसी देखी जाए ताकि जो उसके माँ बाप ने कर्म किया या एंसेस्टर कर्म किया उसको पहले रेमेडीज कर दिया। देखिए, कोई भी आदमी माँ बाप के कर्मों का फल नहीं भोगता, हर आदमी अपना इंडिविजुअल्स कर्म लेकर के चलता है। क्योंकि जैसे कि मेरा मोबाइल है, इसमें मेरे कर्म संचित है, मेरे माँ बाप के कर्म संचित नहीं है। इसमें जो भी मैं देखता हूं, बात करता हूं, टॉक करता हूं, किसी को धमकाता हूं, किसी को कुछ प्यार भरी बातें करता हूं, तो सब किसके कर्म है? मेरे अंदर एक चिप लगी हुई है, उसको बोलते हैं चित्त। जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना हवाई जहाज का, उसमें पल पल की रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे हमारे यहां पर भी एक चित्त है, चित्त नाम की चिप। उसमें आपकी हर सोच संचित रहती है, वो आपकी है। आपने अगर माँ बाप को गाली दी है, या माँ बाप को आपने तंग किया, या माँ बाप ने आपको टॉर्चर किया बुरी तरीके से, वो भी संचित है। माँ बाप ने मुझे खाना नहीं दिया, मारा पीटा, मुझे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, वो सब संचित है। जब अगले जन्म में मैं जन्म लूंगा, तो फिर मैं प्रतिशोध माँ बाप से ही लूंगा, फिर मैं उनके घर में जन्म लूंगा, फिर उनसे प्रतिशोध लूंगा, वो मेरा कर्म है। इस प्रकार से हर आदमी का कर्म होता है। आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, आप बंद कमरे में भी ये सोचते हो हे भगवान सबका अच्छा करना, दैट्स ऑल। आप पूजा करते हो तब भी ये कहते हो भगवान ठीक करना, सबके लिए अच्छा करना, तो आपके साथ बुरा कभी नहीं हो सकता। और आप जब जन्म लोगे, अगला तो बहुत अच्छा होगा, आपको इंट्यूशन होगी कि मुझे स्पेशल भगवान ने किसी अच्छे काम के लिए भेजा और मुझे अच्छा काम करना चाहिए। बचपन में तो सभी गलती करते हैं, वो तो कृष्ण कन्हैया भी करते थे, क्योंकि बचपन में जन्म लेने के लिए तो आपको शरारतें जरूरी होती हैं, क्योंकि उनसे आपको उठना बैठना, दिमाग का डेवलपमेंट होता है। वो कुछ ग्रेट सोल्स होती हैं, कपिल मुनि जैसी या अभिमन्यु जैसी, जिनको गर्भ के अंदर ही ज्ञान की अनुभूति होती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपने पिछले जन्म में अगर बच्चों को कहीं तकलीफ दी है तो हो सकता है वो इस जन्म में आपसे बदला लेने के लिए वो इस तरह का कर्म करेगा। जी, बाकी लंच के बाद बाकी लंच के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।